हेलो फ्रेंड्स, एमएस मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक जो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कम्युनिकेशन कैसे होता है, यानी संचार कैसे होता है उसका, उसके लिए मैं ये इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। पार्ट ये इसका 3 है। ओके, हम थर्ड पार्ट की इसमें बात करेंगे। अब चलते हैं आगे की ओर कि इसका कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, संचार कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं हाईलाइट करके आपको बता दूंगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और कहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला आता है विद्युत चुंबकीय तरंग का कम्युनिकेशन, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का संचार कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो संदेश एवं सिग्नल, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ संदेश एवं सिग्नल हेतु संचार प्रणाली प्रेक्षित्र एवं अभिग्राही एंटीना। प्रेक्षित्र को कहते हैं ट्रांसमीटर और अभिग्राही को कहते हैं रिसीवर। तो संदेश सिग्नल के संचरण हेतु प्रणाली में प्रेक्षित्र एवं अभिग्राही एंटीना के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे कुल 3 विधियां उपयोग में ली जाती है। इसमें पहली है भू तरंग संचरण, दूसरी आकाश तरंग संचरण जिसको शोभ मंडल संचरण कहा जाता है क्योंकि ये शोभ मंडल में होती है। फिर कहते हैं व्योम तरंग संचरण, ये आयन मंडल में होती है इसलिए इसको आयन मंडल संचरण भी कहा जाता है। पहला है हमारा टॉपिक यहाँ पे भू तरंग संचरण। भू तरंग संचरण क्या होता है इसको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। इस विधि में प्रेक्षित्र एवं अभिग्राही एंटीना दोनों पृथ्वी की सतह पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो रिसीवर और जो भेज रहा है सिग्नल को, वो दोनों पृथ्वी सतह पर ही लगे हुए होते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं, इसमें पृथ्वी की पृष्ठ का उपयोग किया जाता है, यानी पृथ्वी की जो सतह है यानी जमीन का इसमें यूज किया जाता है। तीसरा हम देखते हैं इस विधि में विद्युत चुंबक से विद्युत क्षेत्र का सदिश घटक। इसमें क्या होता है कि इस विधि में विद्युत तरंगें और जो होती है वो 37 घटक से पृथ्वी के संपर्क में आने से उसका पूर्णतया विऊर्ध्व हो जाती है। इसलिए इसके फलस्वरूप जो सिग्नल होता है संचरण के साथ इसकी क्षमता जो होती है, तीव्रता जो होती है वो घटती जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूर्णतः आवेशित हो जाती है पृथ्वी की सतह से। ठीक है, ये था भूमंडल संचरण। इसके बारे में और अगर हम बात करें आगे तो वो आता है हमारे यहाँ पे इस विधि के द्वारा अल्प तरंग दैर्ध्य की तरंगों को संचरित किया जाता है, यानी ज्यादा तरंग दैर्ध्य जिसकी होगी, तरंग लंबाई उसको संचरित नहीं किया जा सकता। इस विधि में 1 MHz की तरंग को संचरित किया जाता है, 1 मेगाहर्ट्ज की तरंग को संचरित किया जाता है। इस विधि में सीमित दूरी जो कि 500 किलोमीटर है वहां तक इसको संचरित किया जाता है। ये है हमारा पहला भू तरंग संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरित करने की विधि में। ओके, अब चलते हैं हम आगे की ओर। दूसरा आता है जिसको शोभ मंडल संचरण या आकाश तरंग संचरण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस विधि में शोभ मंडल की भूमिका अधिक होती है, इसलिए इसे शोभ मंडलीय संचरण कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था। इसमें क्या होता है कि इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग 12 किलोमीटर होती है। ये जो शोभ मंडल होता है पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर की ओर होता है, जहां पे एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। फिर आता है दूसरा, इसमें बादलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तीसरा आता है पृथ्वी की सतह पर h ऊंचाई का एंटीना लगा हुआ होता है, तो EM यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को ग्रहण करता है। पृथ्वी की सतह पर h ऊंचाई पर यानी कुछ ऊंचाई पर इसका यूज होना चाहिए। फिर कहते हैं इसमें जो इसका संचरण होता है वो LOS विधि यानी दृष्टि रेखीय संचरण विधि से इसका संचरण होता है, जिसके लिए सूत्र होता है √2HR। जो एंटीना की हाइट होती है h, बात करते हैं यहाँ पे एंटीना की हाइट जो h होती है उसका जो फॉर्मूला होता है इसमें इंपोर्टेंट फॉर्मूला है √2HR। ओके, अगला हमारा पॉइंट इसमें आता है इसके द्वारा उच्च आवृत्ति की 100 से 200 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का संचरण किया जाता है। भू तरंग संचरण में क्या था, 1 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का संचरण होता था, जबकि इसके द्वारा क्या होता है कि 100 से लेकर 200 तक की मेगाहर्ट्ज तरंगों का संचरण किया जाता है। फिर ये उपग्रह संचार में उपयोग, जो उपग्रह वगैरह चलते हैं उसमें इनका संचार होता है। फिर हम बात करते हैं, कल हमने रेडियो तरंग पढ़ा था, UHF में रेडियो तरंग का यूज होता है और UHF के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर आता है इसके भी, इस विधि के द्वारा उच्च आवृत्ति की मॉड्यूलित वाहक तरंग जो माइक्रोवेव्स होती है, कैरी वेव्स होती है, उनका इससे संचरण किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें रेडियो तरंग
और जो माइक्रो तरंग है यानी सूक्ष्म तरंग है, इनका इसमें यूज होता है, इसके द्वारा उनका संचरण किया जाता है। फिर देखो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो यहाँ आ गया। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है एलओएस प्रसारण दूरी। मतलब एलओएस प्रसारण दूरी का मतलब हो गया कि भाई हम जिस एंटीना को प्रेक्षित करेंगे वो एंटीना कितनी दूरी तक जाएगा, उस एंटीना की दूरी को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है D इज इक्वल टू रूट ऑफ 2HR। ये होती है एंटीना, और यहाँ पे जो H है वो एंटीना की ऊंचाई है। दिस इज इंपोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है कि भाई ये प्रेक्षित एंटीना है जो भेज रहा है, और ये अभिग्रह एंटीना जो रिसीव कर रहा है। दिस इज सेंडर एंटीना है, दिस इज रिसीवर एंटीना। ओके, तीसरी विधि आती है हमारे पास व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण को आयन मंडल कहते हैं क्योंकि आयन मंडल से इसका संचरण होता है। ये सबसे इंपोर्टेंट विधि है, वो अभी आपको इस डायग्राम में समझाऊंगा। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसमें क्या होता है कि इस विधि में रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जाता है और ये रेडियो तरंगों का प्रसारण होता है। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ओनली एंड ओनली रेडियो तरंगों के लिए बनी है। रेडियो तरंगों में इसका यूज किया जाता है, रेडियो तरंग इसके द्वारा ही संचरित की जाती है। दूसरा क्या आता है कि इसके आयन मंडल की भूमिका जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको आयन मंडल संचार तंत्र भी कहते हैं। और आयन मंडल जो होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है। वो जो भी हमने आपको पढ़ा था व्योम तरंग संचरण जिसमें शोभ मंडल था, वो 12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। और ये जो आयन मंडल संचरण में जो आयन मंडल होता है वो पृथ्वी सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इस विधि में मॉड्यूलित रेडियो तरंग को आयन मंडल की उच्च घनत्व परतों के द्वारा अपवर्तित करते हुए अंत में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर लिया जाता है, जिससे रेडियो तरंगें पुनः पृथ्वी पर लौट जाती है। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको आपको ये जो साइड में डायग्राम दिख रहा है इसके द्वारा मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे मस्त तरीका है, अच्छा तरीका है इन तरंगों के संचरण हेतु। इस विधि में क्या होता है कि 30 हर्ट्ज तक की तरंगों को संचरित किया जाता है। फिर ये लंबी दूरी तक के संचरण के लिए आवश्यक है। जो हमने भू तरंग संचरण पढ़ी थी वो अल्प दूरी तक के लिए थी, और जो हमने व्योम तरंग संचरण यानी शोभ मंडल संचरण पढ़ा था वो लगभग 500 किलोमीटर तक संकेतों को भेज सकती थी, लेकिन ये अनंत संकेतों तक कोई भेज सकती है आयन मंडल में जो है। अब हमारा पॉइंट आता है इस डायग्राम पे, ये डायग्राम क्या है, इस डायग्राम को क्या समझेंगे। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं इस पॉइंट में आपको समझाऊंगा, इस डायग्राम में समझाऊंगा। इस डायग्राम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है प्रेक्षित्र एंटीना और ये है अभिग्रह एंटीना। दिख रहे होंगे दो एंटीना नाम लिखा हुआ है, प्रेक्षित्र एंटीना और अभिग्रह एंटीना, सेंडर्स एंटीना एंड रिसीवर्स एंटीना। फिर क्या होता है, यहाँ से हम एक चीज देखते हैं, पॉइंट देखते हैं कि यहाँ से जब भी कोई सिग्नल भेजा जाता है, पहला तो एक मैं बता देता हूं, इसमें ओनली एंड ओनली रेडियो तरंगों को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? ओनली रेडियो तरंगों को भेजा जाता है। मैं लिख देता हूं ओनली रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों को ही भेजा जाता है। ओके, ओनली रेडियो तरंगों को ही भेजा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट पॉइंट रखनी होगी कि जिसमें ओनली रेडियो तरंगों को ही भेजा जाता है। ओके, अब मैं चलता हूं आगे की ओर। आगे हमारा यहाँ पे आता है कि जब यहाँ से हमने रेडियो तरंग को भेजा, हमने क्या किया, यहाँ से रेडियो तरंग को भेजा, रेडियो तरंग को मैंने क्या किया, यहाँ से भेज तो दिया। अगर उसकी आवृत्ति, ध्यान से सुनना, अगर उसकी आवृत्ति 30 हर्ट्ज से कम है, यानी 30 मेगा हर्ट्ज से कम है, तो वो वापस कहाँ आ जाएगी? सेंडर के पास आ जाएगी। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ से क्या हुआ, इसी से गई, यानी एक माध्यम से जाना और दूसरी माध्यम वापस पुनः लौट कर आना, वो क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी यहाँ से तो इसका अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका मुड़ रही है। इस मुड़ना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। मुड़ रही है, कौन मुड़ रही है? जो 30 हर्ट्ज से अधिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 30 हर्ट्ज से अधिक है वो वाले तरंगे मुड़ रही हैं, जबकि जिनका सिग्नल जो है वो 30 हर्ट्ज से कम है वो वापस कहाँ आ रही है? रिसीवर एंटीना में आ रही है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो तरंगे होती है प्रेक्षित्र एंटीना और अभिग्रह एंटीना जो है इनमें वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई किरण, ये तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि उसमें कोण में कुछ परिवर्तन होता होता पहले तो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होने के बाद में क्या होता है कि उसका एकदम से एक ऐसा निश्चित कोण होता है, उसके बाद से पूर्ण आंतरिक मतलब परावर्तन, मतलब उसी माध्यम में वापस परावर्तन हो जाता है। होता तो वो अपवर्तन है, लेकिन उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब उसी सतह के अंदर वापस उसका परावर्तन हो जाता है। इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
ओके। और यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बनता है कि IC यानी क्रांतिक आवृत्ति क्या है, क्रांतिक आवृत्ति जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज है। 30 मेगाहर्ट्ज क्रांतिक आवृत्ति इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि 30 मेगाहर्ट्ज के बाद में क्या हो जाती है, आवृत्तियां बदल जाती। 30 मेगाहर्ट्ज के बाद में ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, इसका अपवर्तन होने लग जाता है। ओके, अब चलते हैं हमारा आगे की ओर। आगे आता है इसका संचार कैसे होता है। संचार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या आता है इसके भाग के लिए, पहला आता है प्रेक्षित्र। प्रेक्षित्र का मतलब होता है सेंडर। दूसरा होता है माध्यम, जिसको हम कहते हैं मीडियम, किसके द्वारा भेजा जाएगा। तीसरा होता है यहाँ पे अभिग्राही एंटीना। मतलब देखो, ट्रांसड्यूसर कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मीडियम और इसको कहते हैं रिसीवर। मतलब क्या हो गया, TMR, नीचे यहाँ पे लिखा होगा TMR, इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। मतलब क्या हो गया, संचार स्रोत जहां से हमको संचार भेजना है वहां से हम क्या करते हैं, प्रेक्षक एंटीना को हम संकेत देते हैं। प्रेक्षक एंटीना का मतलब होता है ट्रांसड्यूसर एंटीना। फिर हम बात करते हैं, सॉरी, ट्रांसमीटर एंटीना। फिर बात करते हैं मीडियम। उसका मीडियम कौन होगा, मीडियम अक्सर होता है वायु, यानी जो एयर होती है वो मीडियम के रूप में होती है। फिर हम देखते हैं कि वो जाता है सीधा अभिग्राही एंटीना, मतलब रिसीवर एंटीना के पास वो वाले संकेत जाते हैं, उसके बाद में हम उसका यूज करते हैं, यानी उपयोगकर्ता के पास इसका यूज होता है। इसको शॉर्ट ट्रिक में TMR कहा जाता है और ये सबसे इंपोर्टेंट ब्लॉक डायग्राम। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर आता है कि मॉड्यूलन। अब मॉड्यूलन क्या होता है, पहला मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूलन का मतलब होता है, इधर मैं देख लेता हूँ, इधर वाले पेज पे आप देख लो एक बार। मॉड्यूलन का मतलब होता है कि कम आवृत्ति। क्या होता है, कम आवृत्ति के जो संकेत होते हैं ना वो थोड़े वीक होते हैं, वीक सिग्नल्स होते हैं। तो कम आवृत्ति के संकेत तय करने के लिए, लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए उनको उच्च आवृत्ति के संकेतों के साथ मिला दिया जाता है। मतलब क्या होता है, एक कहीं जा रहा है उसके साथ में उसको बैठा दिया तो वो वहां जाते जाते उसको वहां ले जाएगा। मतलब यही काम हुआ इसका, कम आवृत्ति के जो संकेत थे उसको इस पे अध्यारोपित किया जाता है, इस पे चढ़ा दिया जाता है ताकि वो वहां पे ले जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉड्यूलन। ओके, ये मॉड्यूलन कहलाता है। फिर बात करते हैं हम यहाँ बेसिक मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों हुई, इसका रीजन क्या था, हमको कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत पहला यूं पड़ी कि हम पहला देखते हैं कि इसके 2 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है एंटीना की साइज। भाई जो वीक सिग्नल होते हैं वो लंबी दूरी तक नहीं जा सकते, तो लंबी दूरी तक नहीं जा सकते तो क्या करते हैं हम, उनको थोड़ा लंबा अगर एंटीना बनाते हैं तो उस दूरी को ज्यादा तय कर सकेंगे, लेकिन इतना लंबा एंटीना संभव नहीं होता है। सामान्यतः संकेतों को संचरित करने हेतु प्रयुक्त एंटीना की साइज या लंबाई जो होती है वो लैम्डा यानी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, यानी उसकी कोटि होनी चाहिए λ/4 की उसकी न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। अब कुछ की तरंगों के सिग्नल अगर बहुत ज्यादा वीक हैं तो हम इतना लंबा एंटीना नहीं बना सकते। मतलब पहला कारण क्या हो गया, एंटीना की साइज। दूसरा हम देखते हैं कि भाई प्रभावी शक्ति विकिरण। प्रभावी शक्ति विकिरण का मतलब है कि भाई जितना एंटीना लंबा होगा उसके बाद में जिस हमको उस तरंग को वहां भेजेंगे तो उसकी कुछ न कुछ तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट में देख सकते हो कि भाई तीव्रता कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो वो किलो हर्ट्ज में होगा, किलो हर्ट्ज में होगा तो उसकी आवृत्ति कम होगी, आवृत्ति कम होगी तो उसकी लैम्डा कम होगी, और लैम्डा कम होंगे तो सिग्नल्स जो होंगे वो वीक होंगे। फिर बात करते हैं उच्च आवृत्ति की, तो उच्च आवृत्ति क्या होगी, मेगा हर्ट्ज की होगी, उसकी आवृत्ति अधिक होगी, उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। जितनी आवृत्ति अधिक होगी उतनी तरंग दैर्ध्य कम होती है, क्योंकि आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल नॉट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिग्नल जो होंगे वो क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएंगे, यानी वीक नहीं होंगे, सिग्नल पावरफुल होंगे। इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके रिजल्ट जो है, कम आवृत्ति के सिग्नल को प्रभावी रूप से संचरित नहीं किया जा सकता, जबकि उच्च आवृत्ति के संकेतों को वाहक तरंग के सिग्नल के साथ आसानी से प्रवाहित या संचरित किया जा सकता है। ओके, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कारणों में एक ये चीज पूछ सकते हैं कि भाई इसका यूज कहाँ होता है। ओके, अब चलते हैं हम आगे की ओर। आगे हमारा टॉपिक आता है, हम यहाँ पे वापस आ जाता हूं कि बात करते हैं कि निम्न आवृत्ति के, इसकी एक और परिभाषा दी गई है कि निम्न आवृत्ति के संकेत यानी KHZ के संकेत को, यानी किलो हर्ट्ज के संकेत को मेगा हर्ट्ज पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। अब आता है मॉड्यूलन का विपरीत, मतलब क्या भाई, मेगा हर्ट्ज की तरंगों से किलो हर्ट्ज की तरंगों को नीचे उतारना, वो वी मॉड्यूलन कहलाता है। इसका उल्टा वी मॉड्यूलन होता है। अब मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयाम मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन जिसको हम AM कहते हैं। दूसरा आता है आवृत्ति मॉड्यूलन, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा आता है कला मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन का मतलब होता है फ्रेज मॉड्यूलेशन।
AM PM और AM FM और PM। हम जिस रेडियो चलाने में जिसका यूज करते हैं वो FM होता है, एक होता है AM, एक होता है FM और एक होता है PM। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फ्रेज मॉड्यूलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब चलते हैं यहाँ पे मैं मॉड्यूलेशन को भी आपको समझाऊंगा कि मॉड्यूलेशन कैसे होता है। हम पहला पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को AM कहते हैं यदि वाहक तरंग का आयाम मूल सिग्नल या मॉड्यूलक सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। वाहक तरंग का जो आयाम है ना वो मूल सिग्नल के अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा मूल सिग्नल है, ठीक है। मूल सिग्नल तो था ये जो थोड़ा वीक है। फिर देखते हैं दूसरा ये है कैरी वेव जिसको सूक्ष्म तरंगे कहा जाता है। ये है KHZ प्रकृति का और ये जो आप देख रहे हैं वो MHZ प्रकृति का है। इससे क्या होता है कि ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या होता है कि जो आयाम है वो उसका जो आयाम है वो उस कैरी वेव्स का आयाम जो है वो मूल सिग्नल के अनुसार बदल जाता है। यानी मैं जैसा कहूंगा वैसा आप करोगे, ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन। फिर हम बात करते हैं आवर्ती मॉड्यूलेशन। आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या हो जाता है, इसकी आवर्ती यानी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता था, एम्पलीट्यूड चेंज होता था यानी आयाम चेंज होता था, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, फ्रेज चेंज होता था। फ्रेज का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, कोण। यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे होता है कि इसका जो फ्रेज है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है कोण, लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट कला मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कोण जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोण नीचे से है जबकि यहाँ पे कोण क्या कैसे है, ऊपर से कोण चल रहा है। इसको कहते हैं फ्रेज मॉड्यूलेशन। यानी फ्रेज में क्या हो जाता है, मॉड्यूलन हो जाता है, मॉड्यूलेशन हो जाता है। फिर मैं बात करता हूँ, आगे टॉपिक आता है मॉड्यूलन सूचकांक। वो मॉड्यूलन सूचकांक का मतलब होता है कि मॉड्यूलन कितना हुआ उसकी हमको सूचना देता है कि जो हमने मॉड्यूलन किया है मॉड्यूलक में उसका जो कितना मॉड्यूलन हुआ है, कितने प्रतिशत मॉड्यूलन हुआ है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। मॉड्यूलन को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू जो होता है वो AM/AC होता है। AM का मतलब हो गया A मैक्स यानी इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और मिनिमम एम्पलीट्यूड, A मैक्स माइनस A मिनिमम, A मैक्स अपॉन सॉरी प्लस A मिनिमम हो गया। ये इसका फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अब यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है, कुछ हमको कहा गया है कि भाई इन चीजों को देखकर आप सोच पता लगा सकते हो कि मॉड्यूलन कितना हुआ है। पहला क्या था कि भाई अगर मॉड्यूलन सूचकांक यानी म्यू का मान अगर 0 हमको मिलता है तो मॉड्यूलन बिल्कुल हुआ ही नहीं है, मॉड्यूलन नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मॉड्यूलन का मान अगर 1 से ज्यादा आ जाता है या 1 आ जाता है या 1 से ज्यादा आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, अति मॉड्यूलन हो गया। अच्छा, बहुत ज्यादा मॉड्यूलन हो गया इसमें। फिर हम क्या कहते हैं, 0 से लेके म्यू तक, 0 से लेके 1 के बीच में अगर होता है 0.5, 0.7, 0.9 इस टाइप का अगर कुछ होता है तो उसको हम कहते हैं सामान्य मॉड्यूलेशन। ये जो शर्त है, ये कंडीशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 3 कंडीशन थी, म्यू इज इक्वल टू 0 सो दैट नो मॉड्यूलेशन, म्यू ग्रेटर देन 1 इक्वल देन 1 तो हो जाता है अति मॉड्यूलेशन, मतलब बहुत ज्यादा मॉड्यूलेशन हो गया। फिर आता है म्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 इज इक्वल टू नॉर्मल मॉड्यूलेशन। ये 3 कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जो आयाम मॉड्यूलेशन है, हमने आयाम मॉड्यूलेशन किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उसमें वो कैसे होता है और उसको किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, अंदर की ओर एक मेगा यानी एमटी कहते हैं हम, जो नॉर्मल तरंग यानी मूल सिग्नल है उसको डालते हैं। इधर से हम डालते हैं कैरी वेव्स को। क्या होता है, एक तरफ से आती है हमारा जो मूल सिग्नल है और एक तरफ आती है कैरी वेव्स। यहाँ पे क्या होता है, आयाम मॉड्यूलेशन होता है। इस वाले डायग्राम में क्या होता है, आयाम मॉड्यूलेशन। प्रवर्धन का मतलब होता है कि कला भी चेंज होती है प्रवर्धन में। प्रवर्धन का मतलब होता है कि उसका आयाम बढ़ जाना, आकृति को बिना परिवर्तित किए अगर आयाम में वृद्धि होती है उसको प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, फिर ये किसको दिया जाता है, संप्रेक्षण एंटीना मतलब ट्रांसमीटर को दिया जाता है। फिर वो वायु या मीडियम से होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है। अभिग्राही एंटीना मतलब रिसीवर एंटीना के पास। रिसीवर एंटीना के पास पहुंचने के बाद इसको वापस प्रवर्धित किया जाता है। उसका कारण ये है कि भाई जब वो वायु से गुजर के आई है तो वायु से जाने के बाद में उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें
वीकनेस हो जाती है, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करता है कि उस वीक सिग्नल को वापस से अच्छा बनाने के लिए इसको प्रवर्धित करते हैं। फिर हम ले जाते हैं इसको आईएफ स्टेज के अंदर, आईएफ स्टेज में ले जाके इसका वापस यूज किया जाता है। फिर उसको मॉड्यूलन सूचकांक, मतलब सूचकांक का मतलब होगा मॉड्यूलन सूचकांक, भाई उसको कितना सूचकांक मतलब कितनी उसमें वृद्धि हुई है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो 3 कंडीशन पढ़ी थी वो ये है। फिर हम बात करते हैं वापस उसको प्रवर्धक में डाला जाता है, क्योंकि आईएफ स्टेज में डालने के बाद उसके जो वीक सिग्नल्स होते हैं वापस वीक हो जाते हैं, इसलिए वापस इसको प्रवर्धक में डाला जाता है और फिर वापस क्या किया जाता है, जो कैरी वेव्स होती है सीटी जो होते हैं उसको वापस बाहर निकाल दिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ब्लॉक डायग्राम, जो 2 ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको भी बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाई की दृष्टि से, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछने की दृष्टि से, और 12th में तो खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को वापस देख के एक बार इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर मैं जानता हूं आपके बहुत काम आएंगे। ओके, धन्यवाद।